दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम मित्रों को, मेरे तमाम अंगारों को, मेरे तमाम साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। दैनिक अंगारा के तमाम साथियों, हमारे लिए एक खुशखबरी है। पिछले लंबे वक्त से हम हमारे भ्राता जो कि पंजाब से हैं आर्यन जी, उनसे जुड़ना चाहते थे, उनके साथ प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन अपने अति व्यस्त शेड्यूल की वजह से, अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल की वजह से आर्यन भाई हमें वक़्त नहीं दे पा रहे थे। आज आर्यन भाई ने हमें वक़्त दिया है। आज हमारे वक़्त के साथ-साथ वो हमारे सवालों के जवाब भी देंगे। और एक चीज़ मैं आपको आर्यन भाई के बारे में बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे अंगारों, कि जितनी गूढ़ जानकारी, जितनी गहरी जानकारियाँ आर्यन भाई को हैं, उतनी गहरी जानकारियाँ इस देश में, मैं बात कर रहा हूँ पूरे देश के 150 करोड़ लोगों की, इस देश में बहुत कम लोगों को होगी। बहुत बार मैं और आर्यन भाई जब भी आपस में बात करते थे, तो मैंने बहुतों बार इनसे गुज़ारिश की, बहुतों बार इनसे निवेदन किया कि आप एक बार आएँ, प्लीज़ हमारे साथ एक प्रोग्राम करें। तो आज जाकर इनको वक़्त मिल पाया है हमारे साथ एक प्रोग्राम करने का। आर्यन भाई के साथ हम बात करेंगे पंजाब के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और गद्दारों के ऊपर। अभी-अभी जो 6 गद्दार हरियाणा से पकड़े गए हैं, उनके साथ-साथ बाकी जितने भी सूबे हमारे हैं, उन सूबों में भी धर-पकड़ अभी जारी है। तो उन सारी की सारी बातों के ऊपर हम एक लंबी बातचीत आर्यन भाई के साथ करेंगे। पंजाब की मौजूदा स्थितियाँ जैसी हैं, उन मौजूदा स्थितियों में हमने निर्णय लिया है कि आर्यन भाई अपना चेहरा ना दिखाएँ, क्योंकि हमारे लिए उनकी हिफ़ाज़त और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और वो हमारा बुनियादी हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आर्यन भाई की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाए या उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला जाए। आर्यन भाई, मैं स्वागत करता हूँ दैनिक अंगारा पर आपका। और दैनिक अंगारा का प्रत्येक अंगारा आपको सुनने के लिए लालायित है। बहुत लंबे वक़्त से हम आपसे बात करना चाहते थे। आपका स्वागत है आर्यन भाई दैनिक अंगारा पर। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने मुझे मेरा सौभाग्य है, मुझे इस लायक आपने समझा और आपने मुझे जोड़ा, तो तो बहुत-बहुत प्रभु, सौभाग्य है मेरा। आपकी जानकारियों का जो एक पैरामीटर है और आपकी जानकारियों का जो स्तर है, वो यकीनन तौर पर बहुत शानदार है। और मैंने तो कम से कम अपने ज़िंदगी में बहुत लंबी ज़िंदगी मैं जी चुका हूँ और इस जन्म के साथ अलग जन्मों की भी, मैंने आपकी जितनी जानकारियाँ और जी इतना एक सटीक विश्लेषण नहीं देखा। तो बिना लाग-लपेट के और बिना देरी किए शुरू करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों का और हमारा सबका और हमारे अंगारों का वक़्त ज़ाया ना हो। हरियाणा अभी एक ऐसी धर हाँ जी, हाँ, अभी जो फिलहाल जो मामला इसका चल रहा है, जो जासूसी कांड में बहुत से लोग हाँ, पकड़े गए हैं और हाँ, उसमें हरियाणा के 2-4 लेकिन जो जुड़े भी हुए हैं हरियाणा से, इनकी कहीं न कहीं कड़ी जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। यकीनन तौर हाँ, और स्टार्टिंग हम करते हैं पाकिस्तान के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। इस चीज़ों की जासूसी कांड की आप शुरुआत मैं कर रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरुआत होती है इनकी। हाँ जी, इसको बेहतर से अगर समझना चाहें तो जिस प्रकार भारत में जो गुरुद्वारा है ना सिखों के, हुँ, वो सभी इंडिपेंडेंट संस्था हैं। हुँ, इसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसे हम एसजीपीसी भी कह देते हैं, एसजीपीसी अलग-अलग हाँ, अलग एसजीपीसी है, वो सँभालती है। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में इससे बिल्कुल उलट है। हुँ, वहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं है, वहाँ एक बोर्ड है सरकारी। अच्छा, सरकारी हाँ जी, सरकारी बोर्ड के अधीन सभी गुरुद्वारा पाकिस्तान के आते हैं और वहाँ पर जो बोर्ड हैं, आप उस बोर्ड के मेंबर और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो उनके आप नाम देखोगे सभी सैन्य अधिकारी। अच्छा। और ये बात सै हम पर्टिकुलरली करें ननकाना साहिब के संदर्भ में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो पाकिस्तान हाँ, के सभी गुरुद्वारा एक बोर्ड के अधीन आते हैं, वो बोर्ड ठीक है, सरकारी है। उसका प्रधान भी अध्यक्ष भी उसका जो होता है वो सिख नहीं होता, इवन पाकिस्तान का सेना अधिकारी होता है और उसमें ठीक बोर्ड है, मेंबर आईएसआई के अधिकारी होते हैं। और इसके पीछे देखिए आप वजह, स्टार्टिंग में जब हरियाणा इस कॉन्टेस्ट में नहीं आया, पहले पंजाब की बात करते हैं, खालिस्तान आतंकवाद के दौर में, जो हुँ, व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, जो पाकिस्तान में खालिस्तानी शरण लिया करते थे, वो जो गुरुद्वारा वहां पर पाकिस्तान के बने हो वो असल में इनके यहाँ पर आईएसआई के अड्डे हैं।
ठीक है। वहां पर जो इनकी मीटिंग होती है, वहां पर ग्रुप बने हुए हैं, इनका वहां पर ठहरना, वो सारा पाकिस्तान के आईएसआई के अधिकारी उसको कंट्रोल करते हैं। और यही कारण है कि वहां के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बोर्ड है, उसके अधिकारी पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर, कुछ रिटायर्ड और कुछ मौके के। ठीक है। तो ठीक है। जब भी यहाँ से वीजा लगाते हैं, ये जाते हैं कि हमने माथा टेकना है वहां पर। और तीन हम्म। स्थान है, एक मेन ननकाना साहब जहां पर ये माथा टेकने जाते थे, दूसरा ठीक डेरा है। साहब, तीसरा जो है पंजा साहब है, चौथा करतारपुर साहब। तो करतारपुर साहब को बॉर्डर के क्लिक पास होने की वजह से अब जो सहूलियत 4 5 साल से जो मिली हुई है, वो तो मिली हुई है कि बिना वीजा आप सुबह जाओ और शाम को लौट आओ। ठीक है। इससे पहले गुरुद्वारा में वीजा लगवाकर हमें जाना पड़ता था, जो माथा टेकने जाते थे। और उन गुरुद्वारों में इनकी शरणगाह होती थी, बकायदा आईएसआई के वहां पर रूम बने हुए हैं, जो आईएसआई के अधिकारियों के जो कर्मचारी हैं उनके रूम बने हैं। और वो सारा कुछ वहां पर ही जो भी जाते हैं, जो गलत मंशा से जाते हैं, एज ए जासूस बनकर जाते हैं, वो बताकर तो जाएंगे हम माथा टेकने जा रहे हैं, बट वहां पर जाकर ये काम इनका चलता है। और करतारपुर साहब का जो इनको कॉरिडोर को ओपन हुआ, वो जो 5 घंटे की रहने की सहूलियत है वहां पर, वो हम्म। 5 घंटे इनफ हैं किसी भी आईएसआई अधिकारी की। भारत के जो बिकाऊ हैं, जो गद्दार हैं, जो जासूस उनके बने हुए हैं, उनके साथ एक राब्ता कायम करने के लिए 4 घंटे इनफ हैं, बिल्कुल। उनको आगे के समझाने के लिए। फिर उसके बाद में हम आपको अब इसका दूसरा देखिए पॉइंट इनका। ये जाते तो थे माथा टेकने की वजह से, अब वो ब्लॉगर चला गया, कोई चला गया, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। पहले तो हम्म। खुल के जाया करते थे, हम तो माथा टेकने जा रहे हैं। लेकिन जब से ये ब्लॉगिंग का तमाशा शुरू हुआ है, अब हम्म। कल्चरल बहाना बना लिया इन्होंने कि हम तो कल्चरल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम्म। मतलब माथा टेकने कम जा रहे हैं और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है। ये लोगों के संपर्क में आते हैं। बहुत गौर हम्म। करने वाली बात है कि जहां पर हम्म। पाकिस्तान जाते, यहाँ पर ठहरते हैं, जो इनको वहां पर मित्र मिलते हैं, वो प्रॉपर पाकिस्तान पंजाब के 5 जिलों के मिलेंगे आपको। ठीक है। एक मिलेगा वाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ठीक है जी, ठीक फैसलाबाद। है। ठीक है। ये मेन 4 5 जिले हैं, और इन जिलों में एक भी सिख गुरुद्वारा नहीं है। अच्छा। इनके अभी आपने ब्लॉगर देखा होगा पाकिस्तान में, नासिर ढिल्लों, हाँ, ठीक है नासिर जी। ढिल्लों की बातें काफी सुनी है मैंने। हाँ, वो जितने भी ऐसे अभी ये ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, इसी हम्म। प्रकार पंजाब के कई कलाकार हैं, कुछ ये चित्रकार और लटरम पटरम बहुत हैं। ये हम्म। वहां पर उसको मिल, एक जैबी हंजरा का नाम करके है, लड़का है, वो भी ब्लॉगर बना हुआ है। और आप इनके स्थानों को देखो जहां पर ये जाते हैं। इनके स्थान गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ये फैसलाबाद, ये 5 जिलों के अंदर अंदर में है सारे के सारे। ठीक है। इनमें कोई भी ना ननकाना साहब की तरफ रहता है, इनमें कोई करतारपुर साहब की तरफ नहीं रहता है, इनमें कोई पंजा साहब, डेरा साहब की तरफ नहीं रहता है। जबकि गुरुद्वारे अलग अलग लोकेशन पर बने हुए हैं, वहां पर नहीं जाते ये। इनको जो संपर्क में लोग आते हैं, यहाँ के आते हैं। ठीक है। उसका अभी मैं कारण देता हूँ। अब ननकाना साहब में ये जाते हैं तो इन्होंने एक फॉर्म बना रखा है आज की डेट में। हम्म। इंग्लिश में को प्रोनाउंस करें हम, जट जाट जुट, ठीक है जी। अच्छा। पहले तो जट। इनका जट था, ये एक फॉर्म बना हुआ है इनका, एक हाँ, जे जासूसी का ट्रिपल फॉर्म। जे। एक्चुअल ये जासूसी का फॉर्म है ये। हाँ, ये 3J, इसको 3J भी कहा जाता है, और ये मेरे सामने भी कई बार आया है, ये थ्री पहले जे तो के नाम से। क्या ये सच में पहले काम तो कर रहा है वहां पे? क्योंकि मेरे को तो यही भरोसा नहीं था कि ये सच में काम भी कर रहा है। बिल्कुल, पहले तो ये दो चीजें होती थी इसमें, जट और जुट, JA हम्म। और प्लस AU। इसका मतलब हो हम्म। गया सिख जट और मुस्लिम जट। पहले तो यही हम्म। दो लफ्ज इनके होते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। उसके अब हरियाणा के किसान आंदोलन के बाद में इन्होंने जब हरियाणा में जासूस पैदा कर लिए, तो इन्होंने JAAT भी जोड़ लिया साथ में हम्म। इस।
फॉर्म बड़ा हो गया, क्वाड जैसे 3 नेशंस का था, क्वाड बाद में 4 नेशंस का हो गया। हाँ अब जी, हाँ इसी जी। तरह फॉर्म है, वो हुँ, 2 का बजाय 3 कल्चर का 3 हो की गया होगी। इनका, हुँ। 3 का हो गया, इसमें दायरा बढ़ अच्छा, गया। मैं आफ्टर इस चर्चा को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सवाल 2 सवाल मेरे यहाँ पर आपसे हैं, ताकि हम इसको सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अब ये हाँ सिर्फ़ जी, मेरे को और आपको ही नहीं समझनी है, ये और सारे अंगारों को भी ये समझना है। पहली बात, जब 1920 के दौर में ब्रिटिश सरकार ने एसजीपीसी एक्ट बना दिया था, तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एसजीपीसी एक्ट को खत्म कैसे किया और वहाँ पर गुरुद्वारों पर काबिज़ कैसे हुई? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब को तोड़ के लगभग-लगभग 60% हिस्सा अगर किसी ने खाया तो वो पाकिस्तान ने खाया। अगर किसी ने भी सिक्खी को खत्म किया तो वो पाकिस्तान ने किया, जबकि जो लाहौर था, लाहौर ही एक वक़्त पर पंजाब की राजधानी होता था और पंजाब का जितना भी अमला था वो सारा लाहौर बैठता था। जिन लोगों ने सिखिज़्म को खत्म किया, जिन लोगों ने पंजाब को खत्म किया, यहाँ तक कि पंजाबी को गुरुमुखी में लिखना छोड़ के उर्दू में लिखवाना शुरू किया, उन लोगों की बात जिन्होंने गुरुद्वारों को भी खत्म किया, उन लोगों की बात क्यों क्यों मान रहे हैं आज के जाट या जट? ये 2 सवालों के जवाब आप। जो एसजीपीसी का है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो भारत सरकार ने एसजीपीसी को मान्यता दे दी। ठीक है। पहले एसजीपीसी को जब मान्यता नहीं दी थी 1947 से पहले, ये ब्रिटिश अंडरटेकन संस्था थी एक। हाँ। पूरा ब्रिटिश कंट्रोल था इस पर, वो ही नियुक्तियां हुँ, करता था, क्योंकि चुनाव नहीं होते थे एसजीपीसी के। हुँ, भारत ने इसको मान्यता ही नहीं दी, बल्कि इसको अधिकार भी दे दिए और स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी। ठीक है। स्वतंत्रता प्रदान दी उनको कि आप इंडिपेंडेंट आपके हिस्से में है, सरकार का कोई दखल नहीं होगा। और इसको अधिकार बढ़ा दिए, इनके चुनाव होने लग गए। ठीक है हुँ, भाई साहब? बट पाकिस्तान ने इनको इस चीज को मान्यता नहीं दी। अच्छा, पाकिस्तान ने सीधा अपने कंट्रोल में कर लिए, और गुरुद्वारा जो ननकाना साहिब है, उसके हिस्से में बहुत बड़ी जमीन लगती थी। अच्छा, गुरुद्वारा कितनी? ननकाना साहिब, हाँ, उसके नाम पर। मैं आपको बताऊं, ये रणजीत सिंह के टाइम में ये जमीन मिली थी इनको। ये अपनी तरफ से झूठ बोलते हैं कि राय बुलार ने इनको दी थी, हाँ, भट्टी ने, वो लेकिन नहीं दी थी। उसका कोई लेन देन नहीं था। उसके पिताजी जो थे गुरु नानक देव जी के, वो उनके दीवान थे राय बुलार भट्टी के, लेकिन उन्होंने जमीन वगैरह नहीं दान दी थी। ये जमीन गुरुद्वारा के नाम लगवाई थी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। ठीक है। और कितनी जमीन ज़मीन होगी लगभग ननकाना साहिब के पास? अगर किलो में मैं बात करूँ तो कितनी है? 4 एकड़ से ज्यादा की जमीन गुरुद्वारे के नाम पर थी। 5000 एकड़? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। इतनी ज्यादा जमीन इसके गुरुद्वारे के नाम पर थी, रंजीत सिंह के जमाने से ही। ठीक है। ठीक है, इसके नाम पर थी, गुरुद्वारे के नाम पर। और इन्होंने क्या करा, जब शत्रु प्रॉपर्टी का एक वो एक्ट बना था, जब बंटवारा हो गया, तो हुँ, इन्होंने गुरुद्वारे के नाम पर जितनी भी, ऐसी करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है, उसके नाम पर भी काफी जमीन थी। ज्यादा अच्छा, नहीं थी, लेकिन काफी सारी थी। जिस हुँ, प्रकार ननकाना बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने क्या करा, वो जब्ती कर ली इन्होंने, शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गुरुद्वारों की जमीन को। ठीक और है। पंजाब के जितने भी आजकल वो भाईचारा वाले बने हुए हैं, जो पाकिस्तान आते जाते, वो इस चीज को बताते भी नहीं है। हुँ, इसको कभी भेद भी नहीं खोलते हैं। वो बस ये बताएंगे, अंधेरे में रखेंगे कि कब्जा हो गई जी, वो 47 के बाद, बंटवारे के बाद कब्जा। कब्जा वब्जा नहीं हुई। सभी जमीनें शत्रु एक्ट के हिसाब से इंडिया वाले पंजाब की तरफ से आने वाले मुसलमानों को दे दी गई थी, वितरित कर अच्छा, दी गई। उनकी बोलती है, कोई कब्जादारी नहीं अभी वहां। वो हुँ, जमीन इनकी एक्ट के अधीन उन्होंने जब्त कर दी गुरुद्वारों की। अब बचे हैं सिर्फ इनके पास में गुरुद्वारे ही गुरुद्वारे। 1 एकड़ जमीन भी इनकी खेती वाली नहीं लग रही गुरुद्वारों की, वो सारी छीन ली गई है। हुँ, और फिर हमारे कुछ ब्लॉगर जो पंजाब से जाते हैं, जो मोस्टली जट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ये ना तो किसी, अब जाएंगे नासिर ढिल्लो, जो मुसलमान, जो सिख, जो जट जो है पाकिस्तान में, जितने भी जट है ना, हुँ। चौधरी एंड, ये दोनों चीजें अलग अलग है पाकिस्तान में। कैसे-कैसे आप चौधरी, दोबारा इसको समझाइए? हाँ। पाकिस्तान में चौधरियों के जैसे 2-3 गोत्र हैं, ज्यादा नहीं। खोखर हो गया, सियाल हो गए, ये गोत्र जो हैं वो चौधरियों के हैं, जिनके साइड में चौधरी लगता है। ठीक ठीक है। है, पाकिस्तान, ये आज से कोई
400-500 साल पहले सूफीवाद के जमाने में कन्वर्टेड हुए लोग थे ये। अच्छा। इनका सिक्खी और पंजाब से कोई लेना देना नहीं, ये मोस्टली बिलोंग करते हैं राजस्थान से। ठीक है। राजस्थान से पला के कभी किसी जमाने में पाकिस्तान पंजाब की तरफ गए और सूफियों के इन्फ्लुएंस में आकर आज से 500 साल पहले ये बन गए मुसलमान। ये हम्म। एक इसको रखो साइड में, इसको मिलाओ मत, जो पाकिस्तान का ठीक मुस्लिम जट है इसके साथ मत मिलाओ। इनके ठीक है। जिले ही अलग हो। ये हम्म। नॉर्थ पंजाब, जो अभी का जो पाकिस्तान में पंजाब है वो नॉर्थ का हिस्सा, वहां पर नहीं रहते। ये ऑलमोस्ट आपको साउदर्न पंजाब की तरफ झांग साइड में मिलेंगे आपको, झांग, अच्छा। बावलपुर, मुल्तान। ठीक है। हम्म। तो ये जो टिपिकल पंजाबी जट हैं, मुसलमान जट, ये आपको हम्म। मिलेगा नॉर्थ पंजाब की तरफ, जो मैंने आपको बताया, गुजरात, ऑपोजिट। गुजरांवाला, हाँ। दाऊदी, फैसलाबाद के हम्म। आसपास। फैसलाबाद को पहले लायलपुर कहते थे बंटवारे के जमाने में। तो इस हम्म। तरफ आपको सिर्फ देंगे। और ये सभी के सभी जट वो हैं जो सिखों के बाद मुसलमान बने। ये सिखिज्म से मुस्लिम की तरफ कन्वर्ट करें। अच्छा। वो जो पूरी चौधरी की हैं वो बहुत जनसंख्या कितनी है? कितने ऐसे सिख जट थे जो बंटवारे के बाद, मतलब अमूमन अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने ऐसे लोग थे जो बाद में मुसलमान बन गए? यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो सिमरनजीत सिंह मान का परिवार था, जो खुद को बहुत बड़ा सिखों का पैरोकार समझता है, उसका परिवार भी मुसलमान बन गया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत ईज़ी वे है, आपने हिसाब लगाना है कि कौन-सा जट जो है वो सिखों से मुसलमान बना था। वो हम्म। और अच्छा, वो बहुत पुराना नहीं बना है, वो बँटवारे से या बँटवारे से महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद में, उनकी हम्म। मृत्यु के बाद बनने शुरू हुए थे मुसलमान। हम्म। और सबसे बड़ा इनके जो बनने की जो वेव आई वो 1947 के बँटवारे में आई थी। ढिल्लों, चट्ठे, वड़ैच, विर्क, रंधावा, सिद्धू, बराड़, ढिल्लों, ये जो मिलेंगे ना आपको, भुल्लर, थोड़े से भुल्लर हम्म। भी हैं इनमें, तो संधू भी हैं। ये जो 7-8 जो गोत्र हैं, जो पंजाब वर्तमान जो इंडिया का पंजाब है उसमें पाए जाते हैं, ये वाले गोत्र पाए जाते हैं, यही वाले सिख से मुसलमान बने हैं। और उस जमाने में कोई 15 से 20 लाख की संख्या में ये रह गए थे और मुसलमान बन गए थे ये। आज इनकी संख्या कम से कम आई थिंक करोड़ के लगभग होगी। और अब ये मन से मुसलमान बन चुके हैं। अब ये मन से मुसलमान बन चुके हैं और ना गुरुद्वारों में जाते हैं, ना गुरुद्वारे का लंगर खाते हैं। मतलब अभी ये इनकी जितनी भी इस टाइम पे सरपरस्ती वो पाकिस्तान के साथ है। तो यहाँ का जो सिख है, यहाँ का जो जट है, यहाँ का जो जाट है, ऐसा क्या उसको ये पाठ पढ़ा देते हैं कि वो वहां जाते ही वो सारे के सारी पुरानी बातें भूल जाता है? क्योंकि ये तो वही जाट थे, ये वही जट थे जिनको काट काट के, जिनके पुरखों के पूर्वजों की रेलने भर भर के लाशों से यहाँ भेजी गई। तो वहां पर जाते ही ये अभी आर्यन भाई, मैं माफी चाहूंगा, छोटी सी मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ। अभी जैसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो पंजाब के अंदर, खास तौर पर पंजाब के अंदर, एक बहुत बड़े तबके ने ये कहा कि असी क्यों लड़िए, असी बिल्कुल। पंजाब तो क्यों लड़िए, असी पंजाब तो नहीं लड़ेंगे। और मैं हिंदी में ही जारी रखता हूँ, ठीक है, कि हम पंजाब से नहीं लड़ेंगे, पंजाब पंजाब की कोई झगड़ा नहीं है। जबकि पंजाब, पाकिस्तान के अंदर ये बात है, अभी भी जो सिंधु देश बनाने की घटना वहां पे हुई है, सिंधु देश कह रहा है कि हमें पंजाब ने लूट लिया, बलूचिस्तान कह रहा है हमें पंजाब ने लूट लिया, वजीरिस्तान कह रहा है हमें पंजाब ने लूट लिया। लेकिन हमारे यहाँ का पंजाब कह रहा है कि वही लुटेरा पंजाब हमारा भाई है। चंडीगढ़ के अंदर तो लोगों ने, जो हमारे देशभक्ति मोर्चे निकाले जा रहे थे, उनको कन्फ्रंट भी किया है, उनके सामने आके खड़े हो गए कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो। ये क्या फितूर चल रहा है वहां पर आर्यन भाई? ये हाँ जी, ये अभी इनकी आफ्टर जब पहलगाम के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ रोष, जो पहलगाम नरसंहार जो हुआ हमारे हिंदुओं का, उसके बिल्कुल। बाद में जित रोष भड़का पाकिस्तान के खिलाफ, उस रोष को आप ये देखिए कि डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों कहे। हाँ। इन्होंने गाने चलाए कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं हाँ, कह वो सकते। गुरतेज चित्रकार का ही वो गाना था, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते उस स्थान नो, बाबा नानक जन्मया था जिस पाकिस्तान नो, समथिंग समथिंग हाँ, लाइक दैट। हाँ। वैसे ही है। तो अब ये देखिए कि कई गुरु जो हैं वो, जिनका जन्म ही भारत में हुआ, कोई एक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो हुआ है वो बिहार पटना में हुआ है। बिहार पटना में हुआ है। उस हिंदुस्तान को तो गालियां दे सकते हैं ये,
विदेशों में, देश में, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बोल सकते जी। इनका जो फॉर्म है, और ये कहते हैं ना कि किस प्रकार ये उनके साथ में मिल जाते हैं, तो मैंने बताया ये फॉर्म ही जो जट और जट का फॉर्म है, JATT और JUTT, ये फॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि इनको जाति के नाम पर जोड़ा जाए, मतलब जाति के नाम पर इनको ISI का करिंदा बनाया जाए। इस फॉर्म का मतलब यही है। और आप ये देखिए कि ये जो भी जाते हैं पाकिस्तान के, पंजाब की कुछ हस्तियां पाकिस्तान जाती हैं, जो भी जाते हैं, ये ना तो ननकाना साहब के जो, अभी अगर देखा जाए पाकिस्तान में सिख दो जगह पर है इस समय, जो सिख है वो दो जगह में, या तो खैबर पख्तूनख्वा के एक दो क्षेत्र है जहां पर सिख रहते हैं, या ननकाना, या ननकाना के बिल्कुल साथ में थोड़े बहुत सिख रहते हैं, और कुल संख्या इनकी 20,000 की भी नहीं है पाकिस्तान में। बस 20,000 भी आज की डेट में नहीं, 20,000 पहले थी, उसके बाद बाहर विदेशों में पलायन हुआ, अब 20,000 भी नहीं है इस समय। कुल पाकिस्तानी पंजाब में मात्र मतलब 20,000 सिख ही बचे हैं पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में भी नहीं है, वो खैबर पूरे पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में। हाँ, और 20,000 भी नहीं है, और जितने भी हैं उसमें ज्यादा संख्या खैबर पख्तूनख्वा में होगी। जो मौजूदा पंजाब है वहां पाकिस्तान का पंजाब है, उसमें भी इतनी नहीं होगी संख्या। 70% जो, अगर मान लो 18,000 17,000 सिख है पाकिस्तान में, उसमें से 17-18,000 में 12,000 खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रहता है, या इस्लामाबाद की तरफ ज्यादातर रहता है। थोड़ा सा ही 4-5,000 ही है जो ननकाना साहब के आसपास में रहता है, और एक दो परिवार होंगे जो ज्यादा से ज्यादा लाहौर रहते होंगे। और फिर बड़ी कमाल वही की बात है, सवाल आ जाता है, फिर इनकी जो वफादारी है वो किसके टुवर्ड्स है? क्योंकि पंजाब तो बहुत ज्यादा पुरानी आइडेंटिटी है भी नहीं, मात्र 300 साल पहले ही पंजाब जो है वो अस्तित्व में आया। उससे पहले पंजाब नाम की कोई चीज ऐसी होती भी नहीं थी। तो जो हमारे यहाँ का सिख है, पर्टिकुलरली मैं जट सिख की बात करूं, तो यहाँ का जट सिख फिर किस बात की वफादारी निभा रहा है पाकिस्तान के साथ? आप ये देखिए कि ये तो गुरुद्वारा टूरिज्म करने भी नहीं जा रहा है। इनकी मंशा हाँ, देखिए, जो जो ISI ने जट और जट बनाई है, फॉरम बनाई है, जी ये जी। बनाई है के लिए, हाँ। करिंदे ढूंढने के ये एक तरह के पाकिस्तान के एसेट्स हैं, ISI के एसेट्स हैं ये, और फॉरम बनाया हुआ इन्होंने। ये वहां पर माथा टेकने जाना, या वहां के सिखों के साथ मेल मिलाप करना, या उनके प्रति दर्द रखना, ये इनकी मकसद नहीं है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। आप जा रहे हैं पाकिस्तान, आप नासिर ढिल्लों के जहां रह रहे हैं, आप दो चार और वहां पर ब्लॉगर हैं उनके जहां रह, आप वहां के सिखों के जहां कब एक रात भी गुजारते हैं? कभी कभी नहीं गुजारते। जितने भी पंजाब से सिख, जो जट सिख ज्यादा जाता है, जितना भी पाकिस्तान जाता है, वो वहां पर गुरुद्वारा में माथा टेकने, शायद कहीं फोटो डालने के लिए जाता होगा कि हाँ मैं, क्योंकि वहां नहीं गया तो फिर तो समझ आ जाएगा कि ये क्या करने गया है ना, वो भाईचारा करने, माथा टेकने गया है। वो एक दिन के लिए इनको दिखाना पड़ता है कि हमने जिस चीज का वीजा मांगा था वो उसी कारण हम गए हैं, ये दिखाने के लिए, हमें भारत की एजेंसियों को धूल झोंकने के लिए एक दिन के लिए चलो जा दीजिए। लेकिन किसी लोकल सिख के यहाँ ना रहते हैं कभी, और वहां लोकल सिख जो है वो जट ही नहीं है। जितने भी सिख बचे हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें एक सिख जट नहीं है। मतलब एक बार इस बात को मैं फिर से दोहराता हूँ और फिर मेरे को आप समझाइएगा। आप कह रहे हैं कि जितने भी ये 10-20 हजार सिख भी बचे हैं वहां पर, उन जी, सिखों में से भी कोई जट सिख नहीं है? एक भी नहीं है। तो वो सारे के सारे जट सिख जो थे वो कन्वर्टेड हो गए? वो सारे के सारे कन्वर्टेड हो गए, जब पलायन करके पंजाब में भारत में आ गए थे। फिर भी सवाल यही है कि फिर भी जो यहाँ का सिख जाट है वो किस फितरत के अनुसार, क्या इनकी फितरत ही ये है, या कोई एक मतलब इनको कुछ लालच दिया जाता है, या ये सदा से ही ऐसे ही रहे हैं? चाहे वो 1857 की लड़ाई रही हो, चाहे वो उससे पुरानी मुगलों के साथ हमारी लड़ाइयां रही हो, आप बिना लाग लपेट के बता सकते हैं आर्यन भाई, उस ये फॉरम क्यों का ऐसा मतलब कर ही, रहे हैं? उस फॉरम में इनको बताया ही यही जाता है कि भाई आपका ना भारत के साथ लिंक है, हम्म। ना भारतवासियों के साथ लिंक है, ना भारत के कल्चर के साथ आपका लिंक है, और ना आपका कल्चर हिंदू कल्चर है, ना आपका हिंदू धर्म से कल्चर है, संबंध है। आपका इन चीजों से है ही नहीं। आप तो सिर्फ एक जट हो, और ज्यादा जो उर्दू के नजदीक हो,
और मुस्लिम और जो अरब कल्चर है आप उसके ज्यादा नजदीक हो। वहां पर इनको ये बताया जाता है कि उर्दू आपके लिए ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जो शाहमुखी, अच्छा आप ये देखिए गुरमुखी को इन्होंने कहा कि जो पंजाबी है, पंजाबी को गुरमुखी के रूप में तो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, हम्म। पंजाबी को शाहमुखी के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। शाहमुखी का मतलब है भाषा पंजाबी, लेकिन लिखी जा रही है उर्दू में। उर्दू में, हाँ। लेकिन जमाने में जब अपने जब भारत बना था और नए पंजाब की जो नींव रखी गई थी, एक स्टेट बनाई गई थी, उसमें भाषा जोड़ने थे। आर्य समाज की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भाई देवनागरी लागू करो, पंजाबी को देवनागरी में लिखो, हाँ, देवनागरी में लिखो। आप गुरमुखी में चाहते हो पंजाबी लिखी जाए, शाहमुखी में भी आपको कबूल है कि पंजाबी लिखी जाए, शाहमुखी मतलब उर्दू देवनागरी में भाषा, नहीं है। लेकिन देवनागरी में हम पंजाबी नहीं कबूल करेंगे। अगर पंजाब की, आज के पंजाब की जो स्थानीय भाषा है, अगर उसको हम देवनागरी में लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देवनागरी तो रही है यहाँ पर। मैं जिन दिनों पंजाब में पढ़ता था आर्यन भाई, उन दिनों एक अजीब सी वहां पे माहौल था कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश तो हम कोचिंग लगा लगा के पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हिंदी की बसें, बसों के ऊपर जब हिंदी लिखी होती थी तो वो हिंदी पे पोंचा लगा देते थे, काले रंग से उसको पोत देते थे। ये फितरत क्यों है पंजाब के कुछ लोगों की? ये जो फोरम बनाया हुआ है आईएसआई ने, ये खालिस्तान आतंकवाद के दौर में बनाया गया था, जब इन यहाँ की, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट में सबसे ज्यादा जट सिख जुड़े हुए थे, और हाँ। जट सिख को कितने किसी प्रतिशत? प्रकार, अगर 100% खालिस्तान था तो उस खालिस्तानी 100% में जट सिखों का कितना परसेंटेज था? वो वो आप ये कह लो कि 95% मूवमेंट ही इनके सहारे पर थी, पचानवे एक परसेंट तरफा 95% यही थे। बाकी के तो बहुत गिनती चुनती के थोड़े बहुत होते थे, और जो डिसीजन मेकर थे तो यही थे। 95% मूवमेंट तो इनकी अपनी थी। मतलब अगर हमको कह दीजिए हमने एक प्रोजेक्ट ओपन किया, उसमें 95% शेयर तो हमारा ही था। वो है ना, एक वो तरफा प्रोजेक्ट हमारा बना, ही हो गया फिर। हाँ फिर बोर्ड बोर्ड उनका ही हो गया। जब 95% जिसके शेयर है, बोर्ड बोर्ड की मीटिंग भी वही बुलाएगा, बोर्ड में डिसीजन भी बिल्कुल। वही लेगा। वो सारी की सारी मूवमेंट जो थी वो इनकी थी। और उस मूवमेंट में किस तरह जोड़ना था, उस मूवमेंट का मतलब ही ये था कि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, भारत के प्रति निष्ठा को खत्म करके इनके बीच में से इनकी निष्ठा को पाकिस्तान के प्रति वफादार बनाना। और उस वफादार को बनाने का एक सबसे आसान फोरम था जट फोरम जो है, और जट और जुट फोरम जो है, इसको क्रिएट कर दिया जाए। और इन्होंने वो क्रिएट कर दिया। अब वो वही मैं बात कह रहा हूं कि आप ननकाना साहब में रात नहीं बिता रहे, आप ननकाना साहब में रहते सिखों के यहाँ रात नहीं बिता रहे, आप वीजा पर तो चले गए माथा टेकने का, हम्म। आपने गुरुद्वारा टूरिज्म का वीजा आपने लिया, बट आप ननकाना साहब में नहीं रह रहे, आप ननकाना साहब के सिखों के यहाँ नहीं रह रहे, आप खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी थोड़े बहुत सिख बचे हैं, आप उनको मिलने नहीं जा रहे, आपका उनके साथ कांटेक्ट नहीं, आप वहां उनके यहाँ नहीं रहते, आप वहां रहते हैं जहां पर ये गुरुद्वारे भी नहीं है, और जहां पर पाकिस्तान के रहते सिख भी नहीं रहते। आप किसी दूसरी प्लेस में जाते हो, नॉर्थ पंजाब का हिस्सा, 4-5 जिले जहां पर मुस्लिम जट रहते हैं, आप सिर्फ वहां पर जाते हो, और वहां पर जाकर आप क्या, जितने भी भाई साहब ये पाकिस्तान के ब्लॉगर हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं कि हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं, हम जट हैं पाकिस्तान में, ये सभी के सभी आईएसआई के करिंदा है। अगर यहाँ की ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तान की जासूस निकल सकती है, वो वहां के तो जितने भी ब्लॉगर, मुस्लिम ब्लॉगर हैं, मुस्लिम जट ब्लॉगर हैं, जो सिर्फ पंजाब को लेकर व्लॉगिंग करते हैं, उनका केंद्र होता है, वो तो सारे के सारे आईएसआई के करिंदे हैं। और आप ये देखिए, अभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, इनकी निशानदेहियों पर कई पकड़े जाएंगे, बहुत से हरियाणा में अभी और बड़े बड़े नाम हैं, है ना, दूहन है, दूसरा चिकारा है, ऐसे कई लोग हैं, अभी सभी जांच के दायरे में आएंगे। और जब एक टाइम बाद जब जांच आगे बढ़ेगी, और कम से कम आप ये देखिए कि कम से कम इन जासूसों की एक बटालियन निकलेगी, अकेले हरियाणा से एक बटालियन निकलेगी जासूसों की, एक मेरा बटालियन सवाल का आपसे ये है आर्यन भाई कि हरियाणा हाँ जैसी परम देश भगत धरती, जिस परम हाँ देश भगत धरती ने 1857 के संग्राम को अकेले ही लड़ दिया था, और जिस देश भक्ति की वजह से 1857 में नाभा
जींद और पटियाला रियासत के अंग्रेज परस्त सिपाहियों ने 15 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। उनके अंदर सेंध कैसे लगा पाए ये गद्दार? उनके अंदर सेंध ये लगा पाए, अगर हम तारीख गिनी जाएगी तो वो तारीख सन 2020 आएगी, जब ये सेंध लगाने में कामयाब हुए। और वो जो सेंध मारी इनकी 2020 में किसान आंदोलन के नाम पर हुई। किसान आंदोलन जिस प्रकार आईएसआई ने इनको बरगलाने के लिए फोरम बनाया था, जट और जुट का फोरम उनको नजर आया, इसी प्रकार किसान आंदोलन को सक्सेस करने के लिए या इसको और ज्यादा उपद्रवी रूप देने के लिए इन्होंने जट और जाट का सहारा लिया था। और वो फोरम जो है आगे लिंक कर गया इनको पाकिस्तान के जट की तरफ, और ये क्रिएट हो गया 2020 में जट जाट जुट, ये 3 फोरम जो ट्रिपल जे फोरम है, ये हाँ, एक। ट्रिपल जे पर। और इस फोरम के अधीन ही साबी के जो जिन्हें भी आईएसआई के लिए जुड़े जा रहे हैं व्यक्ति, इस फोरम के अंदर भर्ती होने वालों में से ही उठाए जाते हैं नाम, और जिनको ये जोड़ रहे हैं। और 1000 मतलब एक कंपनी जो होती है सेना की, उसमें 100 लोग होते हैं, तो ऐसी 10 कंपनियां जो हरियाणा में होंगी, एक रेजिमेंट जासूसों की निकलेगी 1000 लोगों की आगे चलकर। और ये तो यहाँ पर तो एक बटालियन है, और पंजाब की बात करें वहां तो एक रेजिमेंट है इनकी, 10 बटालियन वहां पर पहले से ही तैयार बैठी हैं आईएसआई की जासूस की। अगर बहुत बड़े मतलब स्तर पर हम जांच करें, लोगों की शिनाख्त करें, तो वहां पर 10,000 लोग से ज्यादा, 1 लाख लोग निकलेंगे पाकिस्तान के जासूस पंजाब में, और हरियाणा में कम से कम 10,000 निकलेंगे जासूस। मैं आपसे इतने। एक बात और, देखिए आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं मेरे को, क्योंकि आपके सिवाय अगर मैं किसी और से ये बात पूछूंगा तो शायद वो इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे और इस सवाल को भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप वो सवाल समझ सकते हैं। क्या जातीय पहचान कभी भी धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान से बड़ी हो सकती है? और अगर वो हुई है तो क्या महत्वपूर्ण तत्व उसके अंदर डाले गए कि वो एक छोटी सी पहचान ने आपकी इतनी बड़ी धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान तक को खत्म कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी भी आप देश में चले जाएँ, आप यूरोप चले जाएँ और किसी भी चले जाएँ, वहाँ पर कुछ जातीय की पहचान कल्चर से बड़ी नहीं हुई आज तक। हाँ, अगर आप यूरोप चले जाएँ, आप अफ्रीका महाद्वीप में भी चले जाएँ, आप अमेरिका महाद्वीप हाँ, में भी चले जाएँ, वहाँ पर जातीय पहचान इतनी बड़ी साबित नहीं हुई। वहाँ पर कल्चरल पहचान सबसे ऊपर होती है, और राष्ट्रीय बिल्कुल। पहचान सबसे ऊपर होती है। जहाँ पर मानव सभ्यता हुई, है ना? अफ्रीका में जो पुरानी मानव सभ्यता है, अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पर पुरानी सभ्यता है, और यूरोप की मानव सभ्यता है, एशिया में हमारी इस तरफ की मानव सभ्यता है। यहाँ पर कभी भी जातीय पहचान सर्वोपरि नहीं हुई। यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान, ये 2 चीजों पर ही पहचान होती है मुख्य। जातीय और कबीले की पहचान, ये तो एक मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा है, अरब का हाँ, हिस्सा है ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अरब का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को ले पकड़ कर बैठ गए हैं ये कुछ चंद जातियां जो हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ गई, जिनके लिए राष्ट्रीय कुछ नहीं है। जैसे सऊदी अरब में चले जाओ, वहां पर राष्ट्रीय कुछ नहीं है, अच्छा कुछ, वहां पर इनकी कबीला ही है सारी की सारी। तो इन्होंने एक ये जो फोरम बनाया है जट जाट और जुट का, ये एक हाँ, बहुत ट्रिपल जे फोरम जो इनका। ट्रिपल जे फोरम जो है, और ये बहुत एक खतरनाक साजिश है भारत के खिलाफ। अगर हम इसमें अब कहें कि ये कि हिंदू धर्म के खिलाफ है, चलो या इसके खिलाफ तो है ही है क्योंकि दुश्मन है, लेकिन भारत के खिलाफ सबसे बड़ा ये फोरम, असल में भारत के खिलाफ खड़ा किया हुआ फोरम है ये एक। आप इसकी आप इसका क्षेत्रफल देखिए, इसकी पहुंच देखिए, इसकी व्यापकता देखिए। इस फोरम के माध्यम से ये हमारे सीमा से लेकर पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब की जो सीमा लगती है, ये फोरम उस सीमा से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली तक का एरिया कवर करती है ये। अलीगढ़ तक का। है ना, दिल्ली तक का, राजधानी तक हाँ, का। राजधानी से अगर आगे अलीगढ़ तक का, उस साइड अगर आप बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक का। हाँ, वैसे तो पहुंच गए, ये यमुना नदी तक चले गए ना, सीमा से लेकर यमुना नदी तक हम्म। ऑपरेशनल अगर इनका कहें तो वहां से लेकर। लेकिन जो हम मेन देखें, जिस जो हमें जो खतरा है भारत की निगाह से देखे, जो क्या खतरा है हमें,
वो सीमा से लेकर सीधा ही दिल्ली तक का कर लिया, मतलब सीमा भी अच्छा असुरक्षित होगी वजह से। मैं इतिहास और की एक बात आपसे जानना चाहता हूँ ट्रिपल जे को लेकर। हाँ जी। ट्रिपल जे बनाने की एक कोशिश पहले भी हुई थी 1930 और 40 के दौर में, जिस टाइम पर सर छोटू राम नाम के एक जाट लीडर और फजले हुसैन नाम के एक मुस्लिम जाट और तारा सिंह नाम के सिख, इन तीनों ने भी वहां पर कोशिश करी थी। तो वो कोशिश हाँ भी जी। बहुत हद तक इनकी सफल रही थी, जिस कोशिश की बिना पर बाद में ये पंजाब को तोड़ने में सफल भी रहे थे। उस ट्रिपल जे मूवमेंट और आज की ट्रिपल जे मूवमेंट में आप क्या देखते हैं? वो एक ही मतलब वही चीज आज ये फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं, या उस वक्त वो अलग थे और आज वो अलग है? ये जो ट्रिपल जी फोरम है, बिल्कुल वही फोरम है जो उस ज़माने में हुआ था यूनियन लीग के नाम पर। हम्म। यूनियनिस्ट लीग थी। ये एक तरह यूनियनिस्ट। का ये हाँ, यूनियनिस्ट लीग थी, यूनियन लीग थी। ये अंग्रेज़ों की वफ़ादार लीग थी ये, जिसका हाँ। आज भारत की आज़ादी में कोई भी इनका रोल नहीं था, ये वो फोरम थी। क्योंकि यूनियन हम्म। लीग ने कभी भी भारत की आज़ादी की मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था और ये अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों का क्रिएट किया हुआ था कॉन्सेप्ट, हम्म। जिसमें ट्रिपल जे उठा लिए इन्होंने, जो इन्होंने आपका भगवान भला करे, इन्होंने जो अ, मतलब इन्होंने जो एक यूनियन लीग में एक जाति को इन्होंने करा मार्शल रेस। इस मार्शल रेस हाँ। में जो ये सिस्टम बनाया, इसमें इसने जो जिम्मेदार रेस रेस बनाई, है हम्म। ना? जिम्मेदार रेस जो इन्होंने खड़ी करी थी, उसको ध्यान देते हुए इसमें जट, जाट, जुट तीनों आ गए थे और ये कांसेप्ट हम्म। अंग्रेजों का था। आईएसआई ने उसी कांसेप्ट पर काम किया जब उसको ज़रूरत पड़ी। हम्म। आईएसआई को इस कांसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, खालिस्तान आंदोलन खड़ा करना था। ठीक है। और उस ज़माने में आईएसआई ने सोचा कि कैसे करे? उनको एक अंग्रेज़ों का ये फ़ॉर्मूला याद में आ गया। ये वाला फ़ॉर्मूला आप अपनाइए जो हमने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसी फ़ॉर्मूला को, कांसेप्ट को इन्होंने उठाया और ट्रिपल जे का पहले डबल जे को खड़ा किया इन्होंने, क्योंकि उस ज़माने में दायरा पंजाब तक था, भारत के पंजाब तक। 2020 के बाद इनको जो दायरा है, वो यमुना नदी तक का मिल गया दायरा, जिसमें नॉर्थ राजस्थान, हरियाणा और यमुना नदी तक का एरिया आ गया। तो अब ये ट्रिपल जे का फॉर्म हो गया। ये सेम टू सेम इन्होंने अंग्रेजों से ही ये कॉन्सेप्ट उठाया आईएसआई ने, और बहुत उस जमाने में सक्सेसफुल था, तो अभी भी इनके लिए सक्सेसफुल है। एक वक्त पर दुनिया की सबसे समझदार, दुनिया की सबसे राष्ट्रभगत, दुनिया की सबसे धर्म प्रिय जाति एकदम से इतनी ज्यादा मलिन कैसे हो गई कि वो इन छोटी छोटी बिल्कुल मतलब एक बचकाना साजिशों का शिकार होती हुई घूम रही है आर्यन भाई? इसमें सबसे बड़ा रोल देखो जी, इसमें सबसे बड़ा रोल तो एक तो कांग्रेस का है। अगर हम्म। हम कभी कहते हैं कि कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस के कोई नेता जो है, हम्म। उसमें कांग्रेस देखो न, पार्टी बेकार बनती है या अच्छी बनती है लोगों से, और हम्म। उस पार्टी में लोग इस प्रकार के जुड़े हुए हैं जो काम ही पाकिस्तान के लिए करते हैं। हम्म। आप उसका मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को देख लीजिए जो कितने पाकिस्तान प्रेमी हैं। हाँ, चिदम्बरम आप जैसे प्रेमियों को, यहाँ तक कि राहुल गांधी, नेहरू के भी जितने भी फैसले रहे हैं, नेहरू के फैसलों को भी अगर आप विवेचना से देखेंगे तो उनके फैसले भी पाकिस्तान हक में ही ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल। मोहनदास करमचंद गांधी जी के फैसलों के बारे में तो कहा ही क्या जाए। हाँ जी, और आप देख लीजिए राजीव गांधी जी का जो था वो बेनजीर भुट्टो के साथ बहुत अच्छा संपर्क था, बहुत हाँ। अच्छे संबंध थे। बिल्कुल। जब राजीव यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और बेनजीर भुट्टो वहां पर बनी थी, तो इन दोनों में बहुत करीबी संबंध स्थापित हो गए थे इनके, जो आज तक भी है। और वो आज तक परिवार के भीतर में ही है संपर्क। अब ये देखिए, जब इनकी सरकार जाने वाली थी, सन 2013 की आसपास की बात होगी, जब जरदारी राष्ट्रपति बना था, तो वो जियारत के बहाने आए थे पाकिस्तान, भारत में। तो हम्म। आकर आकर ना हमारे प्रधानमंत्री से, मतलब इनकी ना गवर्नमेंट तो टॉक नहीं हुई थी, उस जमाने में कोई बैठक नहीं हुई हम्म। थी। वो जियारत के बहाने, लेकिन राहुल गांधी जी वहां पर उसको लंच देते हैं हैदराबाद हाउस में। हम्म। गांधी परिवार, सोनिया गांधी में किस हैसियत से? ना तो इनके पास में कोई ओहदा है, ना कुछ है। तो ये इनका पारिवारिक आपस में, जो इनकी आपस में बातचीत है, संबंध है, वो उस संबंधों के भीतर में, आप देश के संबंध की तरफ नहीं, आप अपने परिवार के संबंधों के कारण जरदारी के साथ, और उसका बेटा आया था,
उसके साथ में आप लंच करते हैं, जो भी आप मेल-जोल करते हैं और वो आकर चले गए। ना उसका उसके एजेंडे में भारत के साथ कोई बातचीत भी नहीं थी, ना वो ऑफ़िशियल दौर। तो इसी प्रकार जो भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ये भी बहुत, इनकी भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी होती थी। 1971 के शिमला समझौता में काफ़ी कुछ जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हाँ, इंदिरा गांधी जी करने में बहुत सफल रहा, अपने 93,000 सैनिक छुड़वा लाया। वो इंदिरा गांधी जी को मनाने में उनको काफ़ी सक्सेसफुल होकर गया था। वो शिमला टॉक में वो कहा करते थे उस ज़माने के कि हम युद्ध में सीमा पर जीती हुई जंग हम टेबल पर हार गए थे, है ना? हुँ। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ायदा था। उसके बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आया था तो उस समय बेनज़ीर भुट्टो भी साथ में आई थी शिमला समझौता के समय। हाँ, 1971 में जो हुआ था, उसमें साथ में बेनज़ीर भुट्टो आई थी और बेनज़ीर भुट्टो की आयु उस समय कम थी, बहुत जवान थे यंगेस्ट। अभी। हाँ, हाँ, ज़माने में वो काफ़ी इंदिरा जी के करीब रही। तो वो एक में देखा जाए तो 2 परिवारों का मेल-जोल होता है ना, जो कैसे 2 परिवारों की एक संबंध है, वो प्रोग्राम बन के रह गया। शिमला टॉक 2 देशों की टेबल टॉक बनने की बजाय एक 2 परिवारों की बनकर रह गई। मतलब आप हाँ, देशों को नहीं करने आए, आप सबसे पहले अपने संबंधों को मजबूत करने आए हुए हैं। है ना? तो हम उसका परिवार है, ये है, वो होता है, वो सक्सेसफुल होके इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर चला गया, क्योंकि चालाक था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत चालाक था। और जो और जाते ही क्या करता है, इनके संबंध, गांधी परिवार के संबंध भुट्टो परिवार से गहरे हो गए शिमला समझौता में। और जाते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं, जब शिमला समझौता करने के बाद, कि पाकिस्तान 1000 साल भारत के खिलाफ लड़ता रहेगा। ये 1000 बात साल उसका जट्टों के और जुटों के इनकी समझ में क्यों नहीं आती? नहीं आती, इनके इनके इन ये नहीं समझेंगे। और जाते ही एक व्यक्ति शिमला समझौता करके जाता है, 93,000 लोगों को मना, हमारी प्रधानमंत्री जी को किसी पर मनवाकर 13,000 छुड़वा कर जाता है। जाते ही धन्यवाद कहे, ऋणी हो कि भाई आपने बहुत बड़ा, भारत ने दिल दिखाया, जीती हुई जंग, 93,000 पकड़े सैनिक, उसके बावजूद आपने खुले दिल से छोड़ा। इस चीज का धन्यवाद करने की बजाय जाते ही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बयान देते हैं वहां पर कि 1000 साल भारत लड़ेगा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान लड़ेगा। और उसी टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान एक्टिविटीज पर काम करना शुरू कर दिया था। खालिस्तान की मुहिम रोड पर जो था वो 1971 की जंग के बाद में जो बनना तय हुआ था। 71 की जो इनको चोट पड़ी थी, उसी समय जुल्फिकार अली भुट्टो और आईएसआई इस काम पर लग गई थी कि अब हम भारत को, जिस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के भीतर हमें तोड़ा है, जिस प्रकार रॉ ने, सही मायने में रॉ ने पाकिस्तान के भीतर रहते हुए उसके भीतर तोड़ उनको उनमें सेंधमारी कर दी, बांग्लादेशी, और उसमें जो उनके खिलाफ हो गए, वही चीज जो है, हम वही दर्द, जो घाव है, वो अब हम भारत को देंगे। उन्होंने ये स्कीम उस समय में बनाई और उस 71 की जंग के बाद ही ये तय हो गया था कि इसके खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करनी। और उस मुहिम के 2 लोग उन्होंने राज्य चुने थे, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अच्छा, पंजाब और एक जम्मू को ठीक है। बनाते हैं इस अपने मिशन के लिए, जो 1971 में उन्होंने भारत के खिलाफ एक मिशन खड़ा कर दिया था। अच्छा आर्यन भाई, हाँ जी। हाँ जी। इन्होंने जिस टाइम पे बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उन दोनों की कल्चरल आइडेंटिटीज बहुत अलग थी। तो वो बहुत आसान था वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। यहाँ तक कि बलूचिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी अलग है, तो बलूचिस्तान में भी बहुत आसान है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। सिंध में भी यही हाल है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो इतना ज्यादा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। मेरा एक मानना रहा है, मेरा मानना ये है कि पंजाब को बर्बाद किया गया संगीत के माध्यम से। वहां पर हाँ जो जी। सॉफ्ट टारगेट रखे गए, वो सॉफ्ट टारगेट में गानों के थ्रू ही ये ट्रिपल जे जो फोरम है, ट्रिपल जे फोरम 1930 से 40 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैसों के दम पे फैलाई गई। और जो नई ट्रिपल जे बनी है, इस नई ट्रिपल जे को अब जो फैलाया गया पिछले, चाहे वो 1970 के दशक में लगाए, 1970 के दशक का तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस वक्त पर पंजाब के अंदर फैलाया, जब ये डबल जे जिसको हम कह सकते हैं, उस टाइम पे डबल जे था,
तो उसको फैलाने का तरीका क्या रहा? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो आज ये ट्रिपल जे फोरम काम कर रही है, इसमें संगीत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, संगीत का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है? कलाकारों का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। हाँ, पंजाबी कलाकारों का बहुत बड़ा रोल है और अच्छा ये जितने भी इस तरह के फोरम होंगे, इनका सबसे बड़ा काम होगा अपनी कला के में अपने जो भी गायक गीत हैं, चाहे फ़िल्म है, इसको कला कह देते हैं ना, अपने कला हाँ। में इस इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जोड़ देंगे कि जो पाकिस्तान के उर्दू के साथ रिलेट करेगी, हाँ, काफ़ी चीज़ें। तो इन इनमें एक तो जातीय का तो आपको पता लग ही गया कि इनमें है और काफ़ी इनका इस चीज़ में ज़ोर चला हुआ है कि किसी प्रकार जो ट्रिपल जे में 2 जे हैं, इनको किसी प्रकार हम उर्दू के नज़दीक लेके आएँ। हुँ, कल्चरल इनको इनमें हुँ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है तो इनको अपने इनका जो अपना मातृ कल्चर है उसको खत्म कर दिया जाए। हुँ, इस जो ये बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर जो कपड़ा है, इसकी मातृ कल्चर का कपड़ा है। उसको मातृ कल्चर का कपड़ा उस पर से हटा दिया जाए और अपना पाकिस्तान का कपड़ा जो है वो उसके ऊपर में चढ़ा दिया जाए। और ये कपड़े का काम करता है भाषा भाषा और खाना, वेशभूषा और भोजन जो होता है, ये कल्चर का काम करता है जी। कल्चर बदलने का यही काम करता है और ये इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। ये उर्दू को लेकर आ गए हैं, ये इतना उर्दू को कर दिया है इन्होंने। पाकिस्तान के जो भाषा है, गानों में देख लीजिए, उस भाषा को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, कल्चर को, उस खाने को प्रमोट कर रहे हैं। वो उसका मतलब ये है कि आपको ये बताना होता है कि आप भई जो जो आप भारत में रहकर कल्चर अपना रहे हो, ये आपका कल्चर नहीं है। आपका कल्चर तो पाकिस्तान वाला है जी। इस तरह हरियाणा के युवाओं के मनों के अंदर एक ज़हर भरा जा रहा है ट्रिपल जे फोरम बनाकर। आप जितने भी देख लीजिए ट्रिपल जे फोरम में जितने भी लोग जुड़े हैं किसान आंदोलन के बाद, जो अपने आप को जाट जाति के बहुत विचारक बताते हैं अपने आप को ऐसे कहेंगे कि हम जाटों के दर्दी हैं। दर्दी वगैरह तो नहीं है जी, तो सबसे पहले तो ये लेफ्टिस्ट है। आप बिल्कुल। युद्धवीर सिंह को हाँ, देख लो, किसान नेता फिरा है, ये एक लेफ्टिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है वो और इसका मूर्ख है, वो लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड भी नहीं है, उससे ज़्यादा अक्ल उससे मतलब वो मूर्ख है, खुले तौर पर। हुँ। हाँ जी। तो उसको देख लीजिए अब वो पाकिस्तान के बहुत करीबी है, वो उसके तो गुणगान ही करता है। ये और टिकैत 2-4 टिकैत को देखिए। वो देख लीजिए वो उसने क्या करा, उसने अपने किसान यूनियन की जो पगड़ी थी वो हटा दी। हाँ, वो तरह का अपनी आपकी वेशभूषा और अपना चेहरा किस प्रकार का बताने लग गया कि उस तरह मतलब जो तुम्हारे तो पहले तुम्हारा वेशभूषा जैसी थी, तुम्हारा हुलिया था, जो तुम्हारे पिताजी वो हुलिया अपनाते थे, उसको आप ऐसे समझने लग गए कि वो बेगाना था। उसको ऐसा हाँ। फ़ील होने लग गया। ट्रिपल जी फोरम का काम देखो क्या कि आपको हीन भावना से भर देते हैं। आप में एक गिल्ट पैदा कर देते हैं कि आप जो पहले थे वो कुछ और ही थे। मतलब आप मैं पहले तो ना आप मतलब आप जैसे जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, हाँ आप जी। मेरे को एक्स ट्रिपल जे भी बोल सकते हो। क्योंकि मैं हाँ, उन बिल्कुल। लोगों में से रहा हूँ जिन लोगों जो वैचारिक तौर पर ट्रिपल जे को बोने में जिन्होंने एक पाप किया। हुँ, तो उस पाप के बिल्कुल। तहत एक वक़्त ऐसा था कि हमें भी ये लगता था कि यार देखो हमारे लिए तो जाट आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमने इतिहास को पढ़ा, इतिहास को जाना, तो हमें पता लगा कि एक तो हमें पता लगा कि हम हरियाणा में बहुत भारी संख्या में थे। हमें हरियाणा में हाँ इस जी, वजह से नहीं छोड़ा गया कि ये जाट है इनको छोड़ दो। हरियाणा जो हुँ, आज का ईरान है, वहाँ पर बड़ी भारी संख्या में मैसेकर हुए, बड़ी भारी संख्या में जेनोसाइड हुए, हज़ारा जाट को खा लिया गया, हमें बलूचिस्तान से खा लिया गया, हमें बामियान से खत्म कर दिया गया और लगभग-लगभग हर जगह से हमें मिटा दिया गया। तो जाति जो है हुँ, वो पत्ता है। अगर हम पत्ते बिल बनकर अपनी ही जड़ों को काटते रहेंगे, धर्म और राष्ट्र हमारी जड़ है। अगर हम अपनी ही जड़ों हाँ, को काटते रहेंगे तो पत्ता कभी भी हरा नहीं रह पाएगा। पत्ता देर-सबेर उस पेड़ से, उस शाख से गिर ही जाएगा नीचे और जैसे ही वो पत्ता नीचे गिरेगा, तो एक वक़्त पर आसमान में झूमने वाला वो पत्ता बहुत जल्दी हाँ, ही धरती पर पड़ने के बाद कीड़ों का भोजन बन जाता है और सारे के सारे जो बिल्कुल। कीड़े हैं, वो उस पत्ते को खा जाते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा आर्यन भाई, संगरूर हमारा बॉर्डर माना जाता है। संगरूर के उस साइड की मैं जब भी हम शादियों में जाते हैं पंजाब में, जट्टों की शादियों में खास करके, तो हमारे यहाँ पर शाकाहार का बहुत ज़्यादा प्रचलन है हरियाणा के अंदर।
हरियाणा का जाट कुछ भी कर सकता है, वो शाकाहार से दूर नहीं होता। हमारे यहाँ पे शादियों के अंदर हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो मांसाहार है वो परोसें। लेकिन पंजाब के अंदर शादियों के अंदर खुलेआम पर मांसाहार परोसा जाता है। वहाँ पर खुलेआम पर मुजरे दिखाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी और पंजाब की संस्कृति तो बहुत ज़्यादा अलग है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं एक अलग से इस विषय पर पूरे का पूरा एक अंक करूँ, जिसमें हम इन दोनों के दोनों संस्कृतियों में कब अलग हुई, क्योंकि 500 साल से पुराना 300 साल से पुराना इतिहास नहीं है पंजाब का, तो ये कब अलग हुई, ये क्यों अलग हुई? फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना-सा जानना चाहता हूँ कि हरियाणा की जो संस्कृति है, उसमें जब शाकाहार का इतना ज़्यादा प्रचलन है कि हमारे घरों में अंडा तक ने नहीं दिया जाता, वहीं पर जो पंजाब के जट हैं, उनके घरों में मांसाहार इतना ही कॉमन है जितना हमारे घरों में शाकाहार है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो वो जट नहीं है, वो हाँ जाट जी, हैं ही बिल्कुल। नहीं, उन्होंने सिर्फ़ अपना नाम जाट नाम का चोला ओढ़ के बैठे हैं, या आप बताइए या क्या है? ये सही मायने में अगर ये 3 फॉर्म लेके चले ना, ये तो बताते हैं कि एक जाति एक्चुअल में ये है ही नहीं। हाँ, ये तो हमें दिखाने के लिए है कि हम भी आपके जैसे ही हैं और उस चक्कर में ये पकड़ लेते हैं। जो जाट है, ये एक असल मायने में एक जाति है अलग से। ये एक हुँ, जाति है, ये वर्ण है और ये भारतीय सभ्यता की ही एक शाखा है। हुँ, और जो जट और मुसलमान जट जो हैं, ये एक टैग है जो इनको अंग्रेजों ने दे दिया। क्या कि ये ज़मीनों के मालिक हैं, तो इनको ये टैग दे दो, इनकी ज़मीनें बच जाएँ। रणजीत सिंह के ज़माने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई, जो तुर्कों और मुगलों के टाइम में जितने भी मुसलमान ज़मींदार थे, जिनको फ़ौज में उनकी फ़ौज में नौकरी करने के बदले में रिटायरमेंट के समय जो उनको ज़मीनें दिया करते थे। अब तो जैसे होता है ना अभी फ़ौजी रिटायर हो गया, उसको भत्ते मिल गए, उसको फंड मिल हुँ। गया। तो मुगलों हाँ, और पहले तुर्कों के ज़मीन ज़माने मिलती थी। की ज़मीन मिलती थी फ़ौज की नौकरी पूरी होने के बाद में। हाँ और जी। वो उसी लालच में नौकरी भी करता था कि भाई नौकरी करेंगे जब रिटायर होंगे तो हमें ज़मींदारी मिल जाएगी। इस लालच हुँ, में नौकरी करके जुड़े रहते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये आ गई जब मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई पंजाब की तरफ कि अब ज़मीनें कैसे बचाई जाए? हुँ, तो इन्होंने ज़मीनें कैसे बचाई जाए इसका एक बहुत आसान सा तरीका कई लोगों ने अपनाया कि ये जो है उस एक टैग पकड़ लिया जट का, उसको पकड़ कर बैठ गए ये, कि चादर हम ओढ़ जट ली। हैं, बस चादर ओढ़ ली। जट नाम की एक चादर ओढ़ ली, लेकिन प्रॉपर नहीं ना क्योंकि प्रॉपर तो जाटों के पास थी। उनका एक हुँ। शब्द का प्रोनाउंस का तरीका हाँ, देख लीजिए कि चादर ओढ़ ली, लेकिन मन से जाट तो ये कभी थे ही नहीं। असली नहीं थे ना, जो नकली होता हाँ, है वो नकली होता है ना भाई साहब। नकली तो नकली रहेगा। है ना? नकली तो नकली रहेगा। तो आप उसको 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 ही देख लीजिए आप जो क्या कहते हैं, जितने भी ब्रांड होते हैं, जो नाइकी का ब्रांड होता है, जो रीबॉक का ब्रांड होता है, उसकी जो कॉपी बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो शब्दों का फेर-बदल कर देते हैं। ई की जगह ओ लिख देते हैं, ओ की जगह ई लिख देते हैं। है ना? हाँ जी, आर्यन भाई आप शब्द जारी रखें। जो भी एक कंपनी होती है, जो एक रीबॉक की कॉपी बनाती है, जो अब एडिडास का देख लो, जो एडिडास की जो कंपनी की होगी, उसकी पूरा प्रॉपर लिखा होगा एडिडास। और एडिडास की नकल बनाएगा, वो डी की जगह बी कर देगा। हमें दूर से हाँ, ऐसे लगेगा कि ये तो एडिडास है, तो झलक लिखेगी एडिडास की, लेकिन अगर पढ़ा जाए असली तरह तो वो एबीबास लिखा होता है। डी की जगह बिल्कुल। बी कर दिया। तो वो इस हुँ, प्रकार एक नकली चादर ओढ़ ली गई, जाट का एक जट बन गया। मतलब इतना कौन-सा भाषा का अंतर आ गया या इतनी भौगोलिक स्थिति कितनी बड़ी चेंज हो गई, जो हाँ जी, अच्छा मुस्लिम राजपूत राजपूत ही रहे, जो हाँ, हिंदू राजपूत से मुसलमान बन गया वो तो राजपूत ही है। गुर्जर भी ऑलमोस्ट गुर्जर ही है ना? गुर्जर भी है। उसका शब्द प्रोनाउंस नहीं बदल गया, यहाँ पर बदल गया, ये कैसे हो गया? हाँ, मतलब आप कैथल का बॉर्डर हुँ। क्रॉस कर जाओ तो बदल गया, कैथल की ये तरफ बहुत नहीं बदला। महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। मतलब मुसलमान राजपूत राजपूत ही है, उसके शब्द में कोई हेर-फेर नहीं हुआ, चाहे वो रावलपिंडी पे बसा हुआ है। वो हाँ, और राजस्थान सिख से उठ राजपूत भी राजपूत ही है। वो राजपूत ही है, कोई शब्द नहीं बदला, शब्द बिल्कुल हूबहू है। हाँ, और यहाँ
यहाँ पर एक 4 जिलों के अंदर ही काम ऐसा हो गया कि शब्द शब्द ही बदल गया, तो उसका प्रोनाउंस करने का तरीका ही बदल गया। ये नकली चादर है। जिस प्रकार बिल्कुल एडिडास की कॉपी है वो एबीबास है, इसी प्रकार जाट की जो नकल है वो जट शब्द है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ये ये और इस आपने जो इसकी बात बताई है वो बात देखो आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ आपने जो जी, अभी बात बताई है ये इस बात का निचोड़ है और ये इस बात का एक सबूत है कि आपकी जानकारियों का जो आधार है वो कितना विस्तृत है। क्योंकि ये सही बात है कि ना तो सिख राजपूत बदले, वो शब्द वहां पर ऐसे का ऐसा रहा। मुसलमान राजपूतों में भी वो शब्द ऐसे का ऐसे रहा, क्योंकि ये जाट थे ही नहीं। इसलिए इन्होंने अपने साथ जाट नहीं लगाया, इन्होंने एबीबास अपने आप को बनाकर प्रस्तुत किया कि हम एबीबास हैं। एबीबास में हम जट बिल्कुल। बन गए, हम जूट बन गए। ये बहुत शानदार बात आपने बताई आर्यन भाई। अब जो वक्त की बढ़ती हुई संख्याएं हैं वो हमें इशारा कर रही है कि हमें अपनी बातों को समेटना पड़ेगा। मैं अंत में आपसे एक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि हिंदू जाटों में कितनी सेंध ये लोग लगाने में सफल हो चुके हैं। तो वैसे अगर जमीन पर देखा जाए ना, काफ़ी इनकी शुरुआती दौर है ये समय, और ये शुरुआती दौर है, और इसमें सबसे बड़ी सेंध जो इन्होंने लगाई है उसके उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, आपको आवाज आ गई होगी। सबसे बड़ा कारण तो इसमें रोल निभाया हरियाणा में कांग्रेस ने, सबसे बड़ा हम्म। रोल। इसने उस तरफ इसने अलगाववाद, पहले तो इसने अलगाववाद पैदा कर दिया कांग्रेस ने, हरियाणा की कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने एक अलगाववाद पैदा कर दिया इसमें। और उस अलगाववाद को 2020 में जो जट और डबल जे फोरम है, जट और जुट का, उसने उसने पकड़ लिया इस अलगाववाद को। उसने फॉल्ट लाइन पकड़ ली जो कांग्रेस द्वारा क्रिएट करी गई थी। और इसी तरह इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो कभी किसी ना किसी तरीके से, पता नहीं क्या बात है, जो पाकिस्तान का जो एजेंडा होता है, मतलब पाकिस्तान का आज से 20 साल चलाने वाला जो एजेंडा होता है, जो आज 2025 में तय करते हैं, और उसको जो 2035 में उसको ले जमीन पर उतारना होता है, उस एजेंडे को 10 साल पहले कांग्रेस शुरू कर देती है, उसकी भूमिका तैयार करनी शुरू कर देती है। ये एक देखो, जो खालिस्तान था, मैंने बताया 1971 में, 1971 में पाकिस्तान ने जब अपने सैनिक छुड़वाए और एक घाव लगा बांग्लादेश के नाम पर उनको, वो जाकर ऐलान करते हैं कि अब हम 1000 साल लड़ेंगे, अब हम परमाणु पावर बनेंगे, अब हम भारत को बिल्कुल उसी तरह तोड़ेंगे जिस प्रकार इन्होंने बांग्लादेश को तोड़ा रहा ने। और उसके लिए काम करते हैं खालिस्तान के नाम पर, कि अब हम खालिस्तान आतंकवाद खड़ा करेंगे 1971 में। 77 में 78 में उसका इंप्लीमेंट होता है, 80 में इंप्लीमेंट होता है, वो शुरू करते हैं 71 में। और इसमें रोल किसने सबसे बड़ा निभाया अगर देखा जाए, सोच पाकिस्तान की, सोच आईएसआई की, हम्म। रोल निभाया पंजाब की कांग्रेस ने। हाँ। खालिस्तान आतंकवाद भिंडरावाला को खड़ा करने में किसने सबसे बड़ा रोल निभाया? इसी कांग्रेस कांग्रेस में। ने ही। हम्म। ठीक है, उस जमाने में जो मतलब जो 10 साल पहले जो आईएसआई ने जो फोरम सोचा था, जो उसने लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को सफलता की तरफ इम्प्लीमेंट करवाने का मेजर रोल जो है, स्टार्टिंग रोल है, वो कांग्रेस निभाती है। फिल्म स्टार्ट होती है, जैसे महाभारत स्टार्ट होती है, महाभारत जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत का आता है। जो पहला सीन होता है उसमें चक्रवर्ती सम्राट भरत का आता है, महाभारत शुरू होने से पहले। इसी प्रकार आप ये देख लीजिए कि जो महाभारत इसने खालिस्तान के रूप में जो इन्होंने तैयार करी थी, उसका जो पहला भाग आता है वो उसमें कांग्रेस का रोल आता है, कि कांग्रेस ने एक आतंकवादी को खड़ा किया, है ना, वो रोल निभाती। अच्छा, दूसरा फोरम उस जमाने का डबल जे फोरम खड़ा कर दिया इन्होंने। अब जो इन्होंने 2020-21 में किसान आंदोलन के नाम पर जो ट्रिपल जे का फोरम खड़ा किया, उसमें भी किसने रोल निभाया देखा जाए? हरियाणा में उस कांग्रेस ने निकाला ना, जो उसने कांग्रेस पूर्ण। जो जाट आंदोलन के नाम पर जो एक अलगाववाद पैदा कर दिया था कांग्रेस ने, हम्म। है ना, नींव तो वहीं पर ही शुरू हुई ना, ट्रिपल जे फोरम को रखने की भूमिका जो तैयार करी थी, पहले पृष्ठभूमि वो ये थी कि हमने अलगाववाद पैदा करना है, पहले अलगाववाद पैदा किया, फिर डबल जे फोरम में ट्रिपल जे ऐड किया गया। और वो अलगाववाद किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। मतलब हर बार जो भी पाकिस्तान और आईएसआई एक मुहिम लेकर आती है, जो एक मिशन लेके आती है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो उसकी जो शुरुआत होती है, उसमें एक कांग्रेस सहायक
रोल निभाई है शुरुआती दौर में। अगर हरियाणा में जाट आंदोलन में कांग्रेस ने काम नहीं किया होता, एक कांग्रेस के नेताओं ने जाटों में एक नफरत ना भरी होती हिंदू या भारत के प्रति कि भई ऐसे है, तो ये ट्रिपल जे फोरम बन नहीं सकता था 2020 में। ये ट्रिपल जे फोरम बन रहे हैं 2020 में। खालिस्तान आंदोलन शुरू हो ही नहीं सकता था 2020 में, अगर 2017 में लाइन ना खड़ी करी होती। आर्यन भाई, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को दिया। दैनिक अंगारा सही मायने में आपका आभारी है, यकीनन तौर बहुत पर। और मैं दैनिक बहुत अंगारा के तमाम अंगारों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप नियमित तौर पर हमें वक्त दें। अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल, हफ्ते में बिल्कुल। हमें 30 हफ्ते में एक प्रोग्राम का भी वक्त दे सकते हैं तो आप हमें वो वक्त दें, क्योंकि जो मैं जानकारियां आपको हैं वो जानकारियां बहुत ही कम लोगों को हैं। जिस तरह की गूढ़ बातें आपको पता है और जिस तरह से सरलता के साथ आप समझा पा रहे हैं, वो बातें बहुत कम लोगों को पता है। अब मैं अपनी तरफ से इसमें क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो देना चाहूंगा कि लाख कोशिश कर ले मुद्दई, हिंदू जाट बिल्कुल, देश से धर्म से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि देश हाँ, हमारा बनाया हुआ है, ये धर्म हमारा बनाया हुआ है और हम ही जड़ हैं और हम खुद को नहीं बिल्कुल, काट सकते। हमारा बिल्कुल जी। 2% 3% हिस्सा बेशक आज ट्रिपल जे फोरम के साथ चला गया है, लेकिन हमारा 97% हिस्सा आज भी इस हिंद के साथ खड़ा है। हमारा 97% हिस्सा आज भी इस भारत के साथ खड़ा है। हमारा 97% हिस्सा आज भी उस परम पिता पिताश्री महादेव के साथ खड़ा है। हम वो लोग हैं जो जय तेजा जी की कहे बिना रात को सोते नहीं है। हम वो लोग हैं जो राम राम कहे बिना एक दूसरे के पास से नहीं गुजरते हैं। हम वो लोग हैं जो सुबह उठते ही अपने मुख से पहला अगर कोई शब्द उद्ग्रहित करते हैं तो वो ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव होता है। तो बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका आर्यन भाई। आपने ट्रिपल जे के बारे में हमारे साथ बातें करी, आपने इन गद्दारों के बारे में हमारे साथ बातें करी, आपने उन साजिशों के बारे में हमारे साथ बातचीत करी जो साजिशें एक देश के टुकड़े करवाने के लिए करी जाती हैं। और मैं चाहूंगा कि अगले अंक में आप हमारे साथ खालिस्तान की व्यवहारिकता के ऊपर बातचीत करें कि क्या खालिस्तान व्यवहारिक है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं व्यवहारिक था, क्योंकि हाँ, बांग्लादेश क्लोज नेशन नहीं है। बांग्लादेश की बहुत बड़ी सीमा जो है वो समुद्र के साथ लगती है। लेकिन क्या खालिस्तान व्यवहारिक है? जिस देश के पास अपना पानी नहीं है, जिस देश के पास खनिज नहीं है, जिस देश के हाँ, पास कहने को सिर्फ और सिर्फ एक यूरिया के अंदर लिप्त अनाज है और कुछ भी नहीं है। तो आगे जब भी बिल्कुल। हम बात करेंगे मेरे अंगारों, तो हम इस विषय पर करेंगे। और मैं निवेदन ही कर सकता हूँ आर्यन भाई से कि आर्यन भाई इसके लिए हमें वक्त दें। और मैं मेरे सारे के सारे अंगारों से भी निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो हिंद की बातें हैं, वो बातें और ज्यादा फैल सकें। जितना दैनिक अंगारा फैलेगा उतनी ही माता हिंगलाज मंदिर की कीर्ति भी फैलेगी, क्योंकि दैनिक अंगारा का उद्देश्य माता हिंगलाज मंदिर को पुनर्स्थापित करवाना ही है। तो आप सब ने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया। आर्यन भाई, आपने इतना मूल्यवान वक्त हमें दिया। तो मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता पिता श्री महादेव को प्रणाम करता हूँ। और आप सबके उज्जवल भविष्य की, आप सबके सुखी भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे आज के इस अंक में अनुमति चाहता हूं। तो आप सबको मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।